नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 4 की चौकल्लस खबरों का जबरदस्त अड्डा। आज सोमवार है और अपने वायदे के मुताबिक अपने चारों साथियों के साथ में मैं हाजिर हूं और हम सब आपको दिखाते हैं खबरों का एक दिलचस्प अंदाज, ऐसा अड्डा जिस पर बैठकर हम खबरों को सबसे पहले डिस्कस करते हैं और फिर प्राइम टाइम में एक करके खबरों का सारा विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। और इस 1 घंटे के दरमियान ऐसी खबरों को चुनते हैं जिन खबरों के बारे में आप सबसे ज्यादा पढ़ना, सुनना या देखना पसंद करते हैं, यानी वो खबरें जो ट्रेंड में हैं। तो आज भी हम अपनी इस शुरुआत को वैसे ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। आपका फीडबैक हम तक लगातार आ रहा है, कुछ प्रतिक्रियाएं मेरे पास में आई हैं और उनको जवाब देने का, उनको आंसर करने का प्रयास भी हम करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की जो वो खबरें जो ट्रेंड में हैं इन पर एक नजर डालेंगे। शुरू करते हैं 4 की चौकल्लस। और चलिए सबसे पहले बिना देर के नजर डालते हैं टॉप 8 खबरों पर, वो खबरें जो ट्रेंड में हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के लिए प्रचार की कमान संभाल ली है। पीएम मोदी ने आज कच्छ इलाके से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। मोदी ने डोकलाम से लेकर आतंकी हाफिज सईद जिस मुद्दे पर निशाना साधा उन सबको लेकर विपक्ष को घेरा, कीचड़ उछाला। उन्होंने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जितना कीचड़ उछालना उछालिए, क्योंकि कमल उतना ही खिलेगा जितना आप ज्यादा कीचड़ उछालेंगे। गुजरात में चुनावी प्रचार चरम पर पहुंच गया है और खासकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी के साथ ही भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी भाजपा के धुआंधार प्रचार में लगे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी महसाणा में भाजपा के लिए चुनावी रैली की। सीएम रमन सिंह ने भी भाजपा के लिए प्रचार किया था, वो रायपुर अब लौट आए हैं। इधर लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में कटौती पर उनके बेटे तेज प्रताप यादव भड़क गए। कटौती कर दी गई है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी की खाल उधेड़ देंगे। लालू की सुरक्षा में कटौती को मर्डर कराने की साजिश कहा और कहा कि इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज जय श्री राम के नारे गूंजे। खास बात यह है कि ये नारे सत्ताधारी दल भाजपा ने नहीं बल्कि विपक्षी कांग्रेस ने लगाए। दरअसल आज चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने शपथ ली और इस दौरान कांग्रेस ने जय जय श्री राम के नारे लगाए। इसे लेकर सदन में टीका टिप्पणी भी हुई। कांग्रेस विधायक बोले, राम की कृपा इधर आ गई है। और इधर देखिए 5वीं तस्वीर। छत्तीसगढ़ में सरकार लगातार सख्ती के मूड में। ये सख्ती शिक्षा कर्मियों पर है जो हड़ताल कर रहे हैं। 8वां दिन उनकी हड़ताल का है। मुख्यमंत्री ने सख्त तेवर में एक बार फिर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो ऑफर उनको पहले था वो आज भी है। न पहले संविलियन हुआ था, ना ही आज संविलियन हो सकता है। सीएम रमन सिंह ने कहा कि जिन्हें वापस लौटना है वो आ सकते हैं। और 6वीं तस्वीर रायपुर में, जहां पर बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी है। बदमाशों ने विधानसभा के पास स्टेट बैंक में धावा बोला और गैस कटर से 27 लॉकर काटकर नकदी लेकर फरार हो गए। बैंक प्रबंधन के मुताबिक 56 में से 13 लॉकर टूटे, जिसमें से लाखों की नकदी और करोड़ों के जेवरात चोरी कर लिए गए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और इधर सुंदरता के मामले में एक बार फिर से भारत की उम्मीदें थोड़ी सी धूमिल हुई। दक्षिण अफ्रीका की डेमी ले नेल पीटर्स ने मिस यूनिवर्स 2017 का खिताब जीत लिया। अमेरिका के लॉस वेगास में रविवार की रात को प्रतियोगिता हुई। दुनिया भर की करीब 92 सुंदरियों ने इसमें हिस्सा लिया। 66वीं मिस यूनिवर्स के तौर पर डेमी ले चुनी गई। फर्स्ट रनर अप मिस कोलंबिया रही और मिस जमैका तीसरे पायदान पर यानी सेकंड रनर अप रही। भारत की तरफ से 21 साल की श्रद्धा शशिधर ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन वो शीर्ष 16 से बाहर हो गई। खेल जगत की बात कर लेते हैं। नागपुर में टीम इंडिया को बड़ी जीत हासिल हुई है। टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट के चौथे दिन मेहमान टीम श्रीलंका को 166 रनों पर ऑल आउट कर दिया और इस मैच को पारी और 239 रनों से जीत लिया। नागपुर टेस्ट में टीम इंडिया ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही क्षेत्रों में मेहमान श्रीलंका की जमकर खबर ली। खास बात यह है कि इस मैच में कोहली और अश्विन ने रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तो दोस्तों 4 की चौकल्लस खबरों की जबरदस्त अड्डे पर ये वो खबरें हैं जिन पर सबसे पहले हमारी नजर गई, क्योंकि इन खबरों को लगातार आपने अपनी नजरों में बिठा रखा है और लगातार आप इनके बारे में पढ़ना, सुनना, देखना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपने उन साथियों से आपकी मुलाकात कराता हूं जो अब हम मिल करके आपके साथ ड्राइंग रूम में आपकी चाय के साथ हिस्सा बन जाते हैं खबरों पर चर्चा का। तो इस खबरों के जबरदस्त अड्डे में आज मेरे साथ में है मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रफुल्ल पारे साहब, रोज की तरह मेरे साथ में तृप्ति हैं और साथ में सुप्रीत हैं, जिनकी आवाज को आप सुन भी रहे थे। तो हमारा सबका अंदाज और हमारी सबकी कोशिश इतनी ही है कि हम खबरों का एक ऐसा कलेवर आप तक पहुंचाएं जिससे आपको लगे कि वाकई इन खबरों के बारे में, इन पहलुओं को जानना
हमारा अधिकार है और हमको उनको जानना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज क्रिकेट के मैदान की, और क्रिकेट के मैदान में आज जिस तरीके से जीत दर्ज की है भारतीय टीम ने, और जीत दर्ज करने के साथ साथ इस जीत के मायने भारतीयों के लिए बढ़ जाते हैं। सबसे पहले उसी खबर की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हमको आपको बता रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान में आज भारत ने न केवल जीत दर्ज की, सीरीज को अपने नाम किया, शानदार तरीके से नागपुर टेस्ट को जीता। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों क्षेत्रों में श्रीलंका की जमकर खबर ली है। भारी अंतर से मैच जीता है। मैच के चौथे दिन मेहमान टीम दूसरी पारी में 49.3 ओवर में 166 रन पर सिमट गई। मैच में एक पारी और 239 रन के अंतर से हार झेलनी पड़ी। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। श्रीलंकन टीम जो है उसके विकेट लगातार जाते रहे। कप्तान दिनेश चंडीमल 61 रन बना पाए। कुछ संघर्ष उनका दिखाई पड़ा, लेकिन इसके बाद कोई टेक नहीं सका। तो हम कह सकते हैं कि आज का जो पूरा मैच था वो भारतीय टीम के लिहाज से और रिकॉर्ड के लिहाज से काफी बेहतर रहा। 166 रन पर ऑल आउट, एक पारी और 239 रन से भारतीय टीम की जीत। नागपुर टेस्ट में टीम इंडिया ने गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में जमकर खबर ली। कोहली और अश्विन ने रिकॉर्ड कायम किए। ऑफ स्पिनर आर अश्विन और विराट कोहली के लिए मैच एक विशेष उपलब्धि वाला रहा। क्यों? आर अश्विन ने आज मैच में 4 विकेट लिए। सबसे तेजी से टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले बॉलर वो बन चुके, रिकॉर्ड बना लिया। अश्विन का ये 54वां टेस्ट है। इधर कप्तान कोहली ने भारत की तरफ से जो ताबड़तोड़ पारियां खेली उसमें एक और रिकॉर्ड जोड़ा, 5वां दोहरा शतक जमाया। कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा दोहरे शतक जमाने के वेस्ट इंडीज वाले ब्रायन लारा जो उनके रिकॉर्ड को उन्होंने मैच कर लिया, बराबरी कर ली, और इसी के साथ कोहली मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए। तो साहब ये कोहली का जादू आप इसे कह सकते हैं, उनका करिश्मा कह सकते हैं, उनके खेलने का अंदाज कह सकते हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको 4 की चौकल्लस खबरों की जबरदस्त अड्डे पर हम सब ने बताया था कि दरअसल कोहली ने बीसीसीआई से शिकायत भी की थी कि आप मैच दर मैच लगातार उनको खिलाते हैं, और एक कप्तान की जिम्मेदारी अगर अच्छे परफॉर्मेंस की है तो खिलाड़ियों का ध्यान रखने की भी है। और अब एक बार फिर से कोहली ने दोहरे शतक का रिकॉर्ड भी कायम किया है, और ये भी बता दिया कि उनकी टीम लगातार बेहतर करेगी। लेकिन टीम के लिए क्या बेहतर है वो नाराजगी भी जताते हैं। ये विराट कोहली के नेतृत्व में ये भारत की विराट जीत है जी, और इसमें कोई संदेह नहीं। आप जो बता रहे थे कि विराट कोहली ने जो कहा कि अगर प्रदर्शन आप अच्छा चाहते हैं तो थोड़ा खिलाड़ियों को लगातार मैच खेलने से रोकना चाहिए, मतलब उनको थोड़ा सा समय मिले कि वो अभ्यास कर सकें और फिर उसके बाद वो फिटनेस भी उसमें बड़ा मतलब महत्वपूर्ण विषय होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2015 के बाद जब ये जो 19 आएगा, जो उसमें वर्ल्ड कप होगा, आप ये निश्चित मान कर चलिए कि भारतीय टीम जो विश्व कप की सबसे बड़ी दावेदार होगी। ये बिल्कुल आज का जो प्रदर्शन था उससे ये तो जाहिर होता है। और दूसरी चीज कि इसमें आर अश्विन ने जो सिर्फ 54 टेस्ट में 300 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड बनाया, और इसके अलावा और भी कई रिकॉर्ड बने। विराट कोहली ने दोहरा शतक बनाया, चेतेश्वर पुजारा ने बनाया, आर अश्विन अपना क्या मुरली विजय ने शतक बनाया। तो इस तरह मतलब पूरी एक रिकॉर्ड की झड़ी लग गई इस मैच में। और ये कोई पहला रिकॉर्ड नहीं है। ये जो रिकॉर्ड आज बना है 239 रन एक पारी में जो अंतर अभी इस बड़ी जीत से कहा जा रहा है। 2007 में भी बांग्लादेश को भारतीय क्रिकेट टीम ने हराया था। बांग्लादेश को भारतीय क्रिकेट टीम ने इसी रन एक पारी में 239 रन के अंतर से ही उनको हराया था। और इससे पहले भी 1998 में जब क्रिकेट हुए थे तो उस समय भी ऑस्ट्रेलिया को 219 रन की अंतर से एक पारी में हराया गया था। मतलब ये दूसरी वो जीत कहेंगे, ये पहली जीत कहेंगे। तो दमखम जिस तरह से क्रिकेट का रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन इस बार मतलब ये देखा गया है कि जब पहले श्रीलंका दौरे पर गई थी टीम इंडिया, श्रीलंका की ही जमीन पर श्रीलंका की टीम को हरा के आई थी, तो उम्मीद यहाँ पर यही था कि जब यहाँ पे टेस्ट मैच होंगे तो यहाँ पर टीम इंडिया ही जीतेगी। हालांकि ये डर जरूर बना हुआ था कि श्रीलंका के बदला जरूर लेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ये कहा जाता है, हालांकि हमारी समझ में जो क्रिकेट के इतने बड़े फैंस नहीं, लेकिन उनको ये बहुत अच्छा लगता है कि भारतीय टीम जीत गई। पर एक बात है कि इस पिच के बारे में कहा जाता है कि नागपुर के ऊपर अगर आप ये दोनों टीमें आमने सामने आए तो जीत होती है, वो रिकॉर्ड कायम रहा। कोहली ने अपना रिकॉर्ड जो है उसमें एक और शतक जो है दोहरा शतक इसको जोड़ लिया है। इधर अश्विन ने अच्छा रिकॉर्ड बनाया। लेकिन मेरा इन सारी बातों से अलग हटके जो बीसीसीआई की थोड़ी नाराजगी भी थी कि आपको ओपनली ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो ये बात न केवल कप्तान के तौर पर टीम से बेटर प्रदर्शन ले रहे हैं, खुद भी करते हैं, उस प्रेशर को झेल करके अच्छा परफॉर्म करते हैं, बल्कि टीम के लिए क्या बेटर है वो बात कहने से भी नहीं चूकते। और ये शायद
बहुत बढ़िया एक चीज है। नहीं, अगर विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, हाँ। उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और फिर विराट कोहली ये कहते कि आप हमको आराम दीजिए, है, तो कुछ समझ में आता। लेकिन यहाँ विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, टीम को जिता भी रहे हैं, टीम रिकॉर्ड भी बना रही है और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा आराम दो, इतना खेलना अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप इसमें कहीं भी ऐसा वो चीज नहीं जोड़ सकते कि नहीं ये तो बहानेबाजी है कि आप खेल नहीं पा रहे हैं, खेलने से बच रहे हैं, लेकिन तो ऐसा भी नहीं है। क्रिकेट के जो फैंस हैं और खास तौर पर मैंने भी देखा है कि जब रोहित शर्मा खेलते हैं, उनकी शतकीय पारी होती है, तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छा होता है कि कई बार वो जीत जाती है, जैसे कि अभी जो रिकॉर्ड बना है। तो रोहित शर्मा भी काफी अच्छे प्लेयर माने जा रहे हैं जब वो अच्छा, रोहित एक ऐसे सरप्राइजिंग पैकेज हैं जिनके ऊपर कप्तान का भरोसा हमेशा रहा, लेकिन वो आलोचनाओं के शिकार भी कई बार हुए। खुद उनका जो पूरा अब तक का आप रिकॉर्ड देखेंगे, उसको देख करके कई ऐसे पॉइंट्स आए उनके करियर के जिसमें वो भारी आलोचना झेल रहे थे, लेकिन उसके साथ कप्तान हमेशा बने रहे। तो ये भी कह सकते हैं कि ये कप्तान की पारखी वाली नजर, जो कहते हैं ना पारखी नजर, ये शायद उसका भी कमाल। ये जो नागपुर का मैदान है, नागपुर का क्रिकेट मैदान है, ये एक अपने रिकॉर्ड्स के लिए भी बड़ा फेमस है। बिल्कुल, हाँ। जैसे आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो सुनील गावस्कर ने अपने जीवन में एक दिवसीय मैच में कभी कोई शतक नहीं लगाया, एक शतक लगाया, वो भी नागपुर में। और साथ ही नागपुर स्टेडियम में कोई भी मैच इंडिया ने नहीं हारा है श्रीलंका से, तो इसलिए इस बार उम्मीद तो थी वो। दूसरी चीज ये भी कि चेतन शर्मा ने जो पहला हैट्रिक लिया वो भी नागपुर में लिया। वसीम अकरम ने जो लगातार 6 छक्के मारे वो भी नागपुर में। तो नागपुर का जो स्टेडियम है ना, ये रिकॉर्ड हमेशा बनाता है, ये मामलों में बड़ा प्रसिद्ध। और नहीं, और बाकी खिलाड़ियों की भी अगर बात करें, जिस तरह से विराट कोहली ने तो रिकॉर्ड बनाया ही है, और साथ में अगर अश्विन की बात करें, अश्विन ने जो रिकॉर्ड बनाया, और अश्विन ने ये भी कहा है कि 300 जो उन्होंने पूरा किया है आंकड़ा, अब उनका ये मानना है कि ये आंकड़ा मैं डबल करना चाहता हूँ। तो जितना जो पॉजिटिव जो खिलाड़ियों में पॉजिटिविटी देखी जा रही है, शायद हो सकता है विराट कोहली की वजह से। इंडिया और श्रीलंका की बात करें, जैसे सुप्रीत बता रही थी कि श्रीलंका के साथ हारना बहुत मुश्किल रहता है इंडिया के लिए, क्योंकि हार तो मेरे ख्याल से कोई चाहते ही नहीं कि किसी भी और श्रीलंका के ही घर पे 11 में से 9 बार भारत ने वहीं पे उनको हरा नहीं, लेकिन पिछले बार का जो मैच हुआ था कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, उसमें टीम इंडिया बच गई थी बारिश की वजह से। चलिए, तो हम कह सकते हैं ओवरऑल जो सारी बातचीत है इन सब में ये कि अपनी टीम को लेकर बहुत बेहतर अंदाज में विराट चल रहे हैं। उनकी विराट जीत, उनकी टीम की विराट जीत हम सब के लिए हर बार एक प्राइड मोमेंट, एक गर्व का एहसास लेकर आती है। और क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन काफी बड़ा है, क्योंकि एक पारी के साथ साथ एक इतनी बड़ी विशालकाय जीत के साथ साथ उनके अपने कप्तान की विराट जीत के साथ साथ 2 बड़े रिकॉर्ड कायम हुए हैं। और जो नागपुर का मैदान है वो तो रिकॉर्ड्स के लिए जाना जाता है। जैसा पारी साहब ने बहुत सारी जानकारियां इसमें एड ऑन की है, तो हम कह सकते हैं कि इस खेल के मैदान के और इस धुरंधर खिलाड़ी के इस व्यू को भी बीसीसीआई जरूर सम्मान देगी। जो वो कहते हैं वो टीम के और अपने और खुद के साथ साथ पूरे सारे लोगों के परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए, तो ये खेल के मैदान की बात थी, लेकिन अब खेल के मैदान से मैं आपको राजनीति के दंगल की तरफ लाता हूं, क्योंकि आज राजनीति के दंगल में भी काफी सारे दांव पैंच आजमाए जा रहे हैं। खेल के मैदान में जिस तरह खिलाड़ी माहिर होता है, उसी तरह यहां राजनीति के मैदान में भी राजनीति के धुरंधर होते हैं। और इस समय अखाड़ा बना हुआ है, इस समय मैदान सजा हुआ है गुजरात इलेक्शन को लेकर, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। तय कार्यक्रम था, उसके मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनाव और उसका प्रचार पूरी तरह चरम पर है। चुनावी दंगल में राहुल गांधी ने तो दमखम दिखाया, मोदी सरकार को कोसा, लेकिन अब बीजेपी के दिग्गज लीडर और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ पहुंच गए। वहां से उन्होंने शुरुआत कर दी भुज की रैली में, कांग्रेस के ऊपर हमला बोला, डोकलाम से लेकर पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद की रिहाई तक के मुद्दे पर जो उन पर निशाना साधा गया था, सब पर जवाब दिया। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि मैं गुजरात की रग रग जानता हूं, गुजरात मेरी मां है। कांग्रेस ने जब भी आरोप लगाए वो कीचड़ उछालते हैं, तब उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जितना आप कीचड़ बढ़ाएंगे, जितना आप कीचड़ उछालेंगे, उतना ही कमल खिलता जाएगा। यानी उनके कहने का मतलब आप जितना आरोप लगाएंगे उतना ज्यादा वो चर्चित होंगे। चलिए एक झलक आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि क्या और किस अंदाज में जवाब दिया विरोधियों को मोदी ने। આ કીચડ ઉછાળવાની કપરી મહેનત કરી અને ખૂણે ખૂણે જઈને કીચડ ઉછાળ્યો. આજની પળે આ કીચડ ઉછાળનારાઓનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માંગુ છું. તમારી આ હિંમત આ ગુજરાતની ધરતી પર આવીને એ ગુજરાતના દીકરાને તમે ભાંડવા માંડો, अनाप शनाप झूठा आरोप लगाओ. कोई गुजराती आने माफ करते भाइयों बहनों?
આ તમારા દીકરા પર થતા હુમલા તમે માફ કરશો? કોઈ ગુજરાતી આ અપમાન હવે સહન નથી કરવાનું, એ તમે સમજીને ચાલજો. એ ગુજરાતને બદનામ કરવા માટે કોઈ પણ રસ્તો અપનાવો એ કોંગ્રેસનો ઇતિહાસ રહ્યો છે. અને હવે એમને તકલીફ છે. એક ચા વાળો કલ્પ્યો નથી. પહેલા આપણે ચોપડીમાં ક્યાંક વાંચવા મળતું કે સમાજમાં નબળા માણસો ઉપર આ ઊંચા લોકો આવો આવું કરે છે, પણ મેં કલ્પના નહોતી કરી કે આટલી નીચતા, આટલી નીચે જવાની પ્રવૃત્તિ, હદથી નીચે જવાની પ્રવૃત્તિ આપણા દેશમાં થઈ શકે. तो मैदान भी अपना, लोग भी अपने, अंदाज भी अपना, भाषा भी अपनी, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर तो काफ़ी गहरा होना ही था। और इसके ऊपर विपक्ष ने भी फौरन जवाब दिया है, किस अंदाज में और क्या कहा है विपक्ष ने मोदी के इस हमले के ऊपर, वार के ऊपर, ये भी देख लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी किस किस भाषा का काम ले रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है। एक लंबी फहरिस्त है जो मोदी जी ने इस देश की जनता के साथ में वादे किए थे। उनमें से मोदी जी बता दें एक वादा कौन सा आपने पूरा किया है? एक वादा। तो राजस्थान के पूर्व सीएम हैं अशोक गहलोत, और ये कह रहे थे कि मोदी साहब ने जो पहले वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, और इसीलिए अब उनको इस तरह के आरोपों के ऊपर इस तरह की प्रतिक्रिया देनी पड़ रही। दरअसल ये सबका एक ही फोकस है कि लोगों को अपने पक्ष में आप ला सकें। तो चलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति के इस धुरंधर खिलाड़ी ने जैसे ही अपने पास में बॉल आई है तो एक के बाद एक उन सारे जवाबों को देना शुरू किया। पारे साहब, एक बार फिर से एक चीज जो इस पूरी सभा में आप सब नोटिस करते होंगे, मैंने नोटिस किया कि जो बाकी के नेता होते हैं वो मुद्दों से भागते हैं, लेकिन हमने देखा है कि मोदी पर जिस मुद्दे को लेके आरोप लगता है या आक्रमण होता है वो उसी मुद्दे को पकड़ करके जवाब देते हैं और फिर बाद में अपनी बातों पर आते हैं। देखिए, ये तो पहले से तय माना जा रहा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह से भी प्रचार कर रहे हैं तो सबकी नज़र नरेंद्र मोदी के दौरों पर थी, और वो आज से शुरू हुआ। आज उन्होंने 4 रैलियां की। देखिए, इसमें ना नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को तो धोया ही धोया, साथ में उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं उनको भी बहुत सफाई से धोया। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि गुजरात को बदनाम करने की जो साजिश अब तक की जा रही है वो नहीं चलेगी। बदनाम करने की साजिश मतलब वो 2002 का दंगा, ये सारी चीजें जो गुजरात को बदनाम करती है। तो एक तो वो जिनके लिए मोदी थे ना, जिनके बार बार मोदी के ऊपर जो दाग लगे हुए, जो दाग लगे कि वो दंगा, तो इस बार मोदी फिर कह गए कि ये बार बार जो बदनाम करने की साजिश जो की जाती है ना वो नहीं चलेगी। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि गुजरात की जो उपेक्षा होती आई है कि गुजरात को एक अलग उसके साथ भेदभाव होता है, वो भी अब नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अब मैं वहां बैठा हूं। तो कुल मिलाकर के चुनाव देश पे जो भी होता है ना वो आखिरी मौके पर आकर के क्षेत्र पर, भाषा पर और जाति पर आकर टिक जाता है। तो ठीक ऐसा ही ये चुनाव भी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं और इस समय उनके सितारे बहुत बुलंदियों पर हैं, और जिस तरह से वो पूरी आक्रामक अंदाज में भाषण दे रहे हैं और पूरी पार्टी को झोंक दिया है उन्होंने। आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री वहां पर काम कर रहे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय रमन कराएं, सीएम शिवराज जा रहे हैं, सारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, क्या होता है कि इसके पहले भी जैसे मान लीजिए केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है और दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो वो भी ऐसा करते हैं। लेकिन बीजेपी की सबसे खास बात यह है, वो है मैनेजमेंट, कि इतने सारे लोग जब वहां जाते हैं तो उनको काम कैसे देना, उनको काम कैसे लगाना। क्योंकि क्या होता है, जब बहुत सारे रसोइये इकट्ठे हो जाते हैं तो खाना खराब हो जाता है। तो इसलिए मतलब ये जो तमाम एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं ना, इनको जिम्मेदारी ढंग से देना, इनको कुजीन में बांटना, ताकि खाना खराब ना हो। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब ये व्यवस्था दे रखी है और पूरी पार्टी को उसमें झोंक दिया है। तो आने वाले दिनों में अब कांग्रेस मतलब इतना बड़ा शो कर देंगे आने वाले 3-4 दिन में कि कांग्रेस को उससे बड़ा कुछ करके दिखाना पड़ेगा, वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। और दूसरी चीज कि देश का प्रधानमंत्री गुजरात में आकर गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और वो गुजराती में बोल रहे हैं, ये एक उनको हमेशा जो फायदा पहुंचाने वाली चीज होगी। इसलिए तो मैंने कहा ना कि मैदान भी आपका, लोग भी आपके, भाषा भी आपकी। लेकिन एक चीज आपने गौर की होगी
कि पिछले दिनों जब हम इसी चार की चकलस में डिस्कस करते थे तो हमने बताया था कि एक हैशटैग या एक जो मुद्दा जो लगातार ट्रेंड में था कि जब राहुल गांधी पहुंचे थे और सूरत जाकर के उन्होंने कारोबारियों से बात की थी, पर्सनल आरोप लगाना उसका तो बखूबी मोदी उसमें माहिर हैं और उन्होंने बखूबी जवाब दिया और उसको धो दिया सारी चीज़ों को। लेकिन वो जो वीडियो शेयर करते हुए जो प्रॉब्लम थी, जो गुजरातियों की प्रॉब्लम थी, जो वहाँ की कारोबारियों की प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर वैसे जवाब नहीं आ पाए जो शायद वहाँ की जनता चाहती होगी, मुद्दे उनके। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के सहारे प्रचार की कोशिश की जा रही है, अगर राहुल गांधी का जिक्र आपने किया, लोगों से प्रतिक्रिया जानी चाहिए, लेकिन वैसा जवाब नहीं आया। अगर इस चुनाव प्रचार की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो बकायदा जब गुजरात जा रहे हैं उसके पहले पल पल का ट्वीट करके अपडेट दे रहे हैं जनता को। बकायदा प्रतिक्रियाएं भी बहुत अच्छी आ रही है, हमने ट्विटर पे देखा। और साफ तौर पे आज के अगर दौरे को देखें हम, उनके 4 रैलियां वो कर रहे हैं, कीचड़ से शुरू करके कमल तक उनका भाषण गया। और दूसरी बात ये कि सौराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, आज सौराष्ट्र का कर रहे हैं, बुधवार को वो दक्षिण गुजरात का करेंगे। तो सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें 52 सीटें हैं, तो वहां पे किस तरह से मैनेज करना है। और जिस तरह से पारिजी कह रहे थे कि मैनेजमेंट काफी अच्छा है, 4 जोन में बांट दिया गया गुजरात को, और वो भी बड़े बड़े मंत्रियों को, कैबिनेट के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, उन्हें ऐसे नरेंद्र सिंह तोमर, उनको सभी को जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर के पूरी पार्टी वहां पर जो हर बार जब भी चुनाव होता है तो स्ट्रेटेजी जो रहती है पार्टी की, उसको हमेशा इंतजार रहता है। तो बीजेपी माहिर भी है वैसे। और मैं एक जिक्र और करना चाहूंगी कि नारे का जो जिक्र है, नारे का, जैसे जब 2014 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो अच्छे दिन आएंगे, यहाँ गुजरात में राहुल गांधी ने चलाया विकास पागल हो गया है, उसके अपोजिट मोदी ने चलाया है कि मैं विकास छू, मैं गुजरात छू। तो सारे गुजराती ऐसे ही जुड़ते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, उनका गुजराती होना तो उनको सबसे ऊपर तो रख ही रहा है ना। और दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी एक अकेला चेहरा है कांग्रेस के पास जिसको वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, या जिसके पास थोड़ा सा ग्लैमर है। बाकी कांग्रेस के पास वहाँ ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जो वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, जो राज्य के क्षेत्र के उस स्तर के नेता वो उनका मुकाबला कर सके, ऐसा कुछ कांग्रेस के पास है नहीं। मतलब अब जो कुछ भी करना है वो राहुल गांधी को कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी तो है ही है, साथ में अमित शाह भी हैं, और भी ऐसे नहीं। कुशल प्रबंधन आपने जो कहा ना, बहुत अच्छी बात आपने की कि आप अगर विभिन्न तरह का खाना बना भी लेते हैं तो उसको सही व्यक्ति तक और सही भूख वाले व्यक्ति तक पहुंचाना, टाइम पे पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। और इसका एक असर आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह, उन सबकी ड्यूटी बराबर से प्रभाव वाले क्षेत्रों में लगी और शिवराज ऐसी एक रैली में पहुंचे और मंच से क्या कहा, ये भी जरा सुनवाते हैं। मेरा विरोध करती रही, पुतले जलाती रही, लेकिन बहनों और भाइयों, सरदार सरोवर ना होता तो गुजरात की जनता को, महसाणा को, आसपास को पानी कहां से मिलता। और मध्य प्रदेश से या गुजरात हो, अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। तो यहां भी कुल मिलाकर की बात वही थी कि आपने जो वार किया, दरअसल ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मध्य प्रदेश की जनता और जो चार की चकल्लस के व्यूअर्स हैं वो बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दरअसल उन्होंने इस मुद्दे का जिक्र क्यों किया, क्योंकि इस मुद्दे में गुजरात का भला छिपा है और मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से का, बड़े गांव का, तकरीबन 100 से ऊपर गांव थे जिनका इसमें नुकसान हो रहा है। इस बात को यहां विरोधियों ने खूब बनाया और इसीलिए वहां जाकर शिवराज ने ये कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगे, लेकिन मैंने चूंकि जनता का भला हो रहा था इसलिए किया। यानी इसी को आप चुनावी मैनेजमेंट कहते हैं कि जहां जिस व्यक्ति का भला हुआ है, जिसका ज्यादा लाभ हुआ है, उसको आप इस बात का एहसास चुनावी वक्त में करा दें। चलिए, तो ये होता है किसी सही समय पे सही मंच पर जाकर बात को कहना और वहां उसके इम्पैक्ट का होना। और ऐसी ही एक विवाद की बात होती है किसी भी नेता के लिए, उसके पुत्र के द्वारा अगर सुरक्षा को लेकर के मुद्दा बना करके कोई आरोप लग रहा है तो उसको, और ऐसा कुछ कर दिया है लालू के बेटे ने। दरअसल लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में कटौती हुई और कटौती की बात जैसे ही सामने आई तो इसके ऊपर से उनके बेटे तेज प्रताप भड़क गए। पिछले दिनों, कुछ दिनों से आप देखें तो तेज प्रताप का तेवर तीखा हो रहा है। वो मीडिया में, कैमरों पर, मंच पर आकर कुछ तीखे बयान दे रहे हैं और ऐसे ही कुछ उन्होंने अब की बार फिर से किया। आपको एक बार फिर बता दें कि लालू की सुरक्षा की कटौती की बात चलते ही उनके बेटे तेज प्रताप ने कहा कि वो ईंट से ईंट बजा देंगे, इस बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यह भी उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं इशारा किया कि ये सब कुछ उनके पिता की हत्या करवाने के लिए केंद्र के इशारे पर, मोदी के इशारे पर हो रहा है। और बड़ी तीखी भाषा में उन्होंने इस बात का कंडेम किया है और कहा कि हम जवाब देंगे।
सुरक्षा जो वापस लिया है, आए दिन देख लीजिए कि हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है और लालू प्रसाद यादव जी भी जाते रहते हैं कार्यक्रमों में। तो ये मर्डर कराने की साजिश रची जा रही है। उनको मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। नरेंद्र मोदी जी का खाल उधरवा लेंगे। आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार पर नरेंद्र मोदी का खाल उधरवा लेंगे हम। और मुझे लगता है किसी नेता को सुरक्षा की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। जनता सुरक्षा प्रदान करती है, कोई पुलिसकर्मी जो है वो कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता। और सारी सुरक्षा के बावजूद तो इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, अनेक नेताओं की हत्या हो गई, तो केवल सुरक्षा ही थोड़ी बचा लेता है। तो हालांकि बड़ा अजीब सा तर्क दोनों साइड से दिया गया। जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया जनता उसको भी देख रही है। वो कहते हैं कि मोदी की खाल उधड़वा देंगे। एक बार नहीं, 2 बार उन्होंने कहा। तेज प्रताप ने कहा, हालांकि थोड़ा सेंटिमेंटल हो गए होंगे, पिता की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता होगी, लेकिन वो हत्या की साजिश इसमें जताते हैं। पारे साहब, ये जो गुजरात में और तेज प्रताप का, मैं आज के बयान से भी ज़्यादा जो पहले भी उन्होंने मन से कहा था, आज भी जो कह रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है या हमको ऐसा दिखता है कि अब इस पूरे मामले में तेज प्रताप फ्रंट फुट के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही इस पूरे मामले में। आप पिछले उनके 2-3 बयान देख लीजिए। देखिए, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने जब बीजेपी के साथ, मतलब आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली, तब से लालू यादव और उनकी पूरी पार्टी, उनका पूरा परिवार जो है ना, इसको पचा नहीं पा रहा है। ये आप दिखेगा, तब से लगातार मतलब हमले हो रहे हैं और अच्छी भाषा में नहीं हो रहे हैं। जब विधानसभा में जब ये सत्र लगा था, इसके बाद जब ये गठबंधन नया बना था और आरजेडी अलग हुआ था, उस वक्त तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया था, तो लोगों को एक उम्मीद पैदा हुई थी कि चलो बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो बेटा है वो बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करता है ना, वो एक अच्छी सूझबूझ भरी राजनीति करेगा, एक उम्मीद जताई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया। आज उनके ये दूसरे बेटे हैं, ये खाल उधड़वा देंगे, है ना। तो इस तरह की जो भाषा है ना, ये बिहार की एक शैली है। इसके मतलब ये बिहार की तासीर है इस तरह की राजनीति करना। तो इससे जितना कोशिश हो सके बचना चाहिए। नहीं, लेकिन ये उनकी हड़बड़ाहट आपको लगती है इस पूरे मामले में, यानी बौखलाहट या हड़बड़ाहट आप इसको कह सकते हैं, या एक प्लानिंग दिखती है? क्योंकि आप देखिए, गुजरात इलेक्शन का दौर चल रहा है, ऐसा कोई भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमको बिहार में फिलहाल दिखता नहीं है, सिवाय इसके कि पिछले दिनों जो चुनाव चिन्ह का आवंटन हुआ, लेकिन वो भी उसमें सीधे तौर पर कोई भूमिका नहीं। लेकिन ये उनकी बौखलाहट आप इसको कहेंगे या प्री प्लानिंग से चल रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हैं जैसा आपने कहा ना कि भाई वहाँ ऐसी भाषा चलती है, तो इसी भाषा को समझते हैं और इसी नेगेटिव पब्लिसिटी के जरिए सही लेकिन लाइमलाइट में आएंगे, ये इसका प्रयास है? क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर कोई चुनाव तो होना नहीं है। हाँ, वहाँ कोई चुनाव होना नहीं है और इनको भी पता है कि अभी सिवाय हमको विपक्ष में रहने के और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो ये मुझको तो इन लोगों का बचपना लगता है, क्योंकि नादानी है। नादानी इस तरह की भाषा। आप देखिए कि अगर उन्होंने ये कहा कि मेरे पिता की सुरक्षा हटा ली गई है, तो मुझको ये आशंका है कि उनका मर्डर हो जाएगा। अब किसी ने उनको छेड़ दिया कि साहब आप क्या करेंगे, तो उसने कह दिया हम खाल उधड़वा देंगे। अब दूसरी तरफ से सुशील मोदी, जो कि बीजेपी का बहुत ही एक सौम्य चेहरा है, वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा से क्या फर्क पड़ता है, सुरक्षा तो इंदिरा गांधी की भी थी, राजीव गांधी की भी थी, तब भी उनका मर्डर हो गया, तो सुरक्षा नहीं रहेगी। तो ये भी थोड़ा क्योंकि इसके पहले जब तेज प्रताप यादव ने एक मंच से ही उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं सुशील मोदी, उनको सीधे धमकी दी थी उनके घर में घुस के उनको मारेंगे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता है, खुद उनको सामने आना पड़ा था। उन्होंने कहा कि वो तो ऐसे ही बोल गया, सुरक्षित होकर के अपने बेटी की शादी करवाएं। ऐसा तो साफ तौर पे बड़बोलापन कहीं ना कहीं से लगता है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर रहे, जब सत्ता में रहे तो चलिए, तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि साहब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप या किसी बात की बौखलाहट, और जब कभी प्रेस आपके सामने हो तो आपको संभल कर बोलना चाहिए। और जैसा पारे साहब बता रहे हैं कि नादानी इसमें ज्यादा लगती है, क्योंकि अभी ना वहाँ इलेक्शन है, अभी ना जनता वहाँ आपको खूब ज्यादा गौर से देखना सुनना पसंद कर रही है। लेकिन अगर आप अपनी बौखलाहट पर या अपने बयानों पर, प्रतिक्रियाओं पर आप थोड़ा कंट्रोल करते हैं तो शायद ये बात अच्छी होगी, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि बिहार से बाहर भी ये सारी बातें जा रही हैं और आपके गठबंधन, आपके सहयोगी, हर किसी के मन पर इस सारी बातों का असर होता है। तो आपको बता दें कि इस समय सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही जो खबरें, उनमें से एक है गुजरात विद मोदी, यानी एक बार फिर से गुजरातियों के बीच में गुजराती भाषा में मोदी ने जिस अंदाज में जवाब दिया, जिस पर हम ब्रेक के पहले चर्चा कर रहे थे और उसके तमाम पहलू आपके साथ साझा कर रहे थे। तो गुजरात विद मोदी
ये पहला मुद्दा है जिसके बारे में आज कच्छ से जो प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, जिस अंदाज में अटैक किया, तमाम पिछले दिनों जो उन पर और पार्टी पर आरोप लगे थे, केंद्र सरकार पर आरोप लगे थे, उनका तीखा जवाब दिया। ये सारी खबरें इसमें ट्रेंड कर रही हैं। तो ये एक बड़ी खबर आप कह सकते हैं, आज की ट्रेंडिंग खबर है गुजरात विथ मोदी। इसके अलावा क्या ट्रेंड कर रहा, ये भी मैं आपको दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें जो ट्रेंड कर रही हैं, इसमें 300 टेस्ट, ये एक खबर है जो लगातार ट्रेंड कर रही है। तो 300 टेस्ट मतलब आज जो क्रिकेट के मैदान पर नागपुर में टीम इंडिया की बड़ी जीत हुई है। दूसरे टेस्ट में चौथे दिन 166 रनों के ऊपर ऑल आउट किया है, ये खबर ट्रेंड कर रही है। और इसमें आप देखिए तरह तरह के ट्वीट्स भी आप देख पाएंगे कि कैसे महिमा मंडन किया जा रहा है आर अश्विन का, किस तरह से कांग्रेचुलेट किया जा रहा है कप्तान कोहली को। कप्तान कोहली, इनके लिए भी आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। कोहली और अश्विन ने रिकॉर्ड कायम किए। ऑफ स्पिनर आर अश्विन और विराट कोहली के लिए मैच उपलब्धियों भरा रहा है। आज 4 विकेट अश्विन ने झटके हैं, सबसे तेजी से 300 विकेट लिए। और इसीलिए आप देखिए 300 टेस्ट ये ट्रेंड में है। अश्विन का ये 54वां टेस्ट है। इधर कप्तान कोहली, उनको भी बधाइयां मिल रही हैं। पहली पारी में अपना 5वां दोहरा शतक जमाती हुई कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा दोहरे शतक जमाने का रिकॉर्ड इन्होंने जो वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा है उनका बराबरी कर ली। उनकी बराबरी के साथ कोहली मैन ऑफ द मैच भी हुए, तो ये भी लगातार ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा कच्छ एक ट्रेंडिंग खबर है जिसके बारे में आपको बताया कि कच्छ में जो आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, सारा अट्रैक्शन वही है। वो क्या कह रहे हैं, किन किन रैलियों में जाकर किस अंदाज में वो विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, ये ट्रेंड में है। इसके अलावा जो अगली खबर है वो तेज प्रताप है, जिसका जिक्र हमने आपको ब्रेक पर जाने के ठीक पहले किया कि तेज प्रताप ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी खाल उधड़वा देंगे। ये खबर ट्रेंड में है। तेज प्रताप का ये बयान लगातार ट्रोल भी हो रहा है, उनके कुछ सपोर्टर्स इसको लेकर तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। इसके अलावा आज जो खबर ट्रेंड में है इसमें एक बड़ी खबर केजरीवाल के लिए है। ठीक है, ये केजरीवाल के लिए जो खबर है, दरअसल वो जिस ईमानदारी का जिक्र किया करते थे, दरअसल वो जिस ईमानदारी का ढोल पीटा करते थे, एक नोटिस आयकर विभाग का उनको मिला है। ₹30 करोड़ का उनको फाइन भरना है। इनकम टैक्स का ये फाइन होगा। 2010 से 2011 के बीच में उन्होंने जितना वायदे जो प्रॉमिस जो लोगों से किए थे, ईमानदारी की बात की थी, उससे उलट जाकर ये एक नोटिस सामने आया। आम आदमी पार्टी को आयकर विभाग का नोटिस है, देख रहे हैं आप इसको टीवी स्क्रीन के ऊपर। और दरअसल इस नोटिस में क्या है आपको बता दें, इसमें 2 तरह के आरोप हैं। एक तो यह है कि जो साइट के ऊपर आपने दानदाताओं की लिस्ट बताई थी पार्टी को, उससे कहीं ज्यादा दान आपको मिला और बाकी के दानदाता कौन है इनका जिक्र इसमें नहीं है। जबकि बताया गया कि 20,000 के ऊपर जो नियमता है वो आपको बताना है, डिक्लेयर करना है कि किसने आपको कितना दान दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि इसके अलावा भी मनी लॉन्ड्रिंग का यानी हेर फेर का इसमें आरोप है। एक बड़ा पैसा जो पार्टी फंड का है वो कहां से आया और कहां गया, और पार्टी फंड के नाम पर जो पैसा इधर से उधर हवाला किया गया, इसको लेकर भी आरोप है। यानी अब ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को इसका जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। अब इसका जवाब भी आप सुनिए केजरीवाल की तरफ से। जो झूठा केजरीवाल जो ट्रेंड कर रहा है, इसमें वो वायदे याद दिलाए जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने कहे थे, जिसमें 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आने की बात की गई थी। तो झूठा केजरीवाल में एक तरह से इस बात का जवाब देने की कोशिश है, जहां केजरीवाल ₹30 के नाम से उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं। तो ये दोनों खबरें केजरीवाल से जुड़ी हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उसके ऊपर एक आरोप लगा है कि आपने भी फंड का बड़ा घपला घोटाला किया। हमारे साहब एक छोटा सा कमेंट, आप और हम जब भी चर्चा करते हैं कि राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में उम्मीद जब टूटती है तो बड़ा झटका आम इंसान को लगता है। जिस उम्मीद के साथ में, जिस आशा के साथ में केजरीवाल पॉलिटिक्स में आए थे और एक नई ब्रीज, एक नई हवा करार दिए जा रहे थे, ये हवा भी अब दूषित हो गई, ऐसा लग रहा है। हाँ, देखिए दोनों नहीं चाहेंगे कि कोई तीसरी शक्ति का उदय हो। ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। और आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए थे, उस वक्त जो अन्ना हजारे का आंदोलन था और फिर उसके बाद जब केजरीवाल उभरे थे, तो उस वक्त कैसे टीवी का फुटेज पूरा केजरीवाल और उनकी टीम खा जाया करती थी, आपने देखा होगा। तो निश्चित रूप से एक ऐसी शक्ति बनकर तो उभरे थे। तो जितनी तेजी से वो उभरे उतनी ही तेजी से वो आलोचनाओं का भी शिकार भी हुए। और बाद में उनकी जो छवि खराब हुई और जिस तरह से मतलब एक उम्मीद लोगों ने जताई थी कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, ये बहुत ऑनेस्ट आदमी है, तो उनको जिस तरह से घेरा गया
तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो चक्रव्यूह में भी आदमी फंस जाता है। और केजरीवाल भी चूंकि नई पार्टी थी, वो लोगों को जोड़ते गए, कोई ऐसा उनके पास कोई ऐसा टेस्टेड व्यक्ति तो नहीं था जो बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजर कर नीचे से ऊपर तक आया हो बहुत लंबे समय तक। उनकी पार्टी की भी कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, तो इसलिए ऐसे 5 साल अभी पूरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बहुत सारी चीज़ें किन्हीं कारणों से जुड़ जाती है, तो एक समूह जैसा बन गया। बहुत अच्छी बात है आपकी बातों से जो लग रही है कि जब 5 साल का एक बच्चा होता है तो उसको एक जो टीके का फुल डोज होता है ना, वो दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 साल का जो एक आम आदमी पार्टी नाम का जो शिशु है, अब इसको कुछ झटके लग रहे हैं, कुछ संक्रमण से ये पार्टी गुजर रही है, और संक्रमण से अगर ये बचती है तभी हम कह सकते हैं कि इस पार्टी का फ्यूचर आगे जाके ब्राइट होगा। और चलिए अब मैं सुप्रीत के पास में जाता हूं। सुप्रीत, एक पैडमैन को लेकर हमने एक पोस्टर दिखाया था, इसके बारे में कुछ आज और चर्चाएं क्या है? बिल्कुल, अक्षय कुमार की ये मूवी है और जिस तरह से एक नया जो पोस्टर टीजर रिलीज हुआ है, तस्वीरों में देखा जा सकता है, सुपर हीरो है ये पगला, पंचलाइन इसमें दी गई है ट्विटर पर। ये अक्षय कुमार की जो फिल्म आ रही है और इस पोस्टर में अक्षय कुमार कॉटन के ढेर पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्विंकल खन्ना के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म है। 26 जनवरी को ये अगले साल मूवी रिलीज होगी और रियल लाइफ स्टोरी बताई जा रही है। अरुणाचलम मुरुगनाथम नाम के शख्स के जीवन पर ये मूवी जो बन रही है अगले साल ये आएगी। और जो अरुणाचलम ने महिलाओं के लिए सस्ते दाम पर सैनिटरी नैपकिन बनाए थे और इस तरह से एक क्रांतिकारी कदम को अंजाम दिया था। इस तरह से ये एक जो मूवी लेकर अक्षय कुमार आ रहे हैं अपने फैंस के बीच में, और जाहिर है काफी ज्यादा एक्साइटमेंट इस मूवी को लेकर देखा जा रहा है, क्योंकि आजकल जो है रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज बहुत ज्यादा आ रही हैं और ऐसी फिल्में जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनको पसंद भी आ रही है। चलिए, तो ये सुप्रीत आपने बात बता दी कि ये पैडमैन को लेकर के, और इसकी रिलीज डेट मेरे ख्याल से 26 जनवरी 2018 है। तो अगले साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अक्षय जब भी कुछ लाते हैं तो वो एक रियल बेस्ड स्टोरी के साथ साथ, जैसा हमने इस पर जिक्र भी किया था, पहले चर्चा भी की थी चार की चकलस में, सामाजिक मुद्दों को जोड़ते हैं और वो सफल रहती है। सबसे बड़ी बात ये कि वो चीजें कामयाब रहती है, उनको बेहतर बैलेंस करना आता है, जागरूक करते हैं। ये तो महिलाओं पर आधारित है। तो इससे पहले टॉयलेट भी आई थी, तब भी ऐसे ही हुआ था। चलिए, लेकिन एक और चीज है सुप्रीत, वो उसकी भी जानकारी आपको होगी कि दरअसल हम इन दिनों बायोपिक का एक बड़ा चलन देखते हैं, क्योंकि बॉलीवुड की बात निकली है और एक बायोपिक फिर से आने को लेकर के है। धोनी की फिल्म जो अनटोल्ड स्टोरी है वो भी आपने देखी, इसको भी सराहा, लेकिन इस समय एक और खिलाड़ी हैं जिनकी बायोपिक आने को है। क्या है इसकी पूरी डिटेल ये भी आपको बता दें। बॉलीवुड जो खिलाड़ी हैं इनमें से हॉकी प्लेयर संदीप सिंह की जिंदगी के ऊपर एक बायोपिक पर्दे पर आने वाली है। पहला टीजर पोस्टर इसका आ गया। इसमें आधे में दिलजीत दिख रहे हैं और आधे में संदीप सिंह, जो ओरिजिनल वो हैं सदस्य जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। संदीप जिनकी जिंदगी पर फिल्म है और दिलजीत जो उसको प्ले करेंगे, ये दोनों दिख रहे हैं। पोस्टर को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट किया है, शेयर किया है। संदीप सिंह का किरदार पंजाबी जो फेमस गायक हैं दिलजीत दोसांझ ये निभाने वाले हैं। तापसी पन्नू इनकी हीरोइन होंगी। ये फिल्म संदीप सिंह के संघर्ष पर बेस्ड होगी। हॉकी वैसे भी एक ऐसा खेल बन गया है कि इसके बारे में लोग बाग अब उतनी चर्चा नहीं करते, ये इतना ग्लैमरस नहीं रह गया जैसा पहले आन बान शान के साथ में जुड़ा हुआ था। तो हो सकता है कि इस फिल्म के बाद वापस से वो दौर, वापस से वो इरा लौट सके, एक बार फिर से इसकी कोई चमक वापस आ सके। तो आप देखिए दिलजीत दोसांझ इसमें कैसे चमक बिखेरते हैं। उनके लिए एक फिल्म और भी आ रही है इनकी, दिलजीत दोसांझ की, क्या सरदार जी, वो भी एक फिल्म आ रही है ना इनकी। उनके बारे में कभी की बात करें, हम संदीप सिंह की बात करें तो संदीप सिंह जो है बेहतरीन हॉकी प्लेयर हैं। 2004 में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। 2004 में शुरू करने के बाद 2009 में उन्होंने अजलान कप जो होता है कुआलालंपुर में, वहां पे टीम इंडिया को जीत दिलाई थी जब वो कैप्टन चुने गए थे और अपनी पहली कप्तानी में उन्होंने किया था। और जब हॉकी इंडिया लीग हुआ था तो हॉकी इंडिया लीग में सबसे ज्यादा 11 गोल करने वाले ये खिलाड़ी थे, जब सबसे ज्यादा गोल उन्होंने किया था। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है और वर्तमान में वो हरियाणा पुलिस बैच में डीएसपी रैंक के अफसर हैं। बिल्कुल। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी, जो फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस रहेंगी तापसी पन्नू, उन्होंने खुद ये बात बताई थी कि वो उनका खेल के प्रति बहुत ज्यादा वो अटैच रही हैं खेल को लेकर, और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर वो एक एक्ट्रेस नहीं होती तो एक प्लेयर जरूर होती। और वो खुद भी नेशनल लेवल के ऊपर कुछ खेलों को खेल चुकी हैं। तो हम कह सकते हैं कि खिलाड़ियों के जीवन पर बनने वाली एक और बेहतरीन फिल्म। उम्मीद तो हम ये करेंगे कि जो संदीप हैं इनके इस जीवन के साथ साथ हॉकी का भी एक अपना संघर्ष है भारत में, और इस संघर्ष को ये फिल्म पर्दे पर ला पाएगी। हम इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट अपनी टीम की तरफ से कहते हैं, ताकि हमको एक बेहतर फिल्म देखने को मिले। चलिए, अब चूंकि हम एक शुरुआत की बात करें तो एक शुरुआत मध्य प्रदेश की विधानसभा के सत्र की हुई है, और इस सत्र की शुरुआत के साथ साथ एक बार फिर आपको याद दिला दें कि
जय श्री राम ये कभी नारा जो हुआ करता था पॉलिटिकल गलियारे में भारतीय जनता पार्टी बुलंद करती थी, लेकिन आज ये नारा कांग्रेस पार्टी ने बुलंद किया। दरअसल आज से शीत सत्र का आगाज हुआ, दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, नए सदस्यों को शपथ दिलवाई गई और इसी के तहत जो चित्रकूट में उपचुनाव हुए उसमें नव निर्वाचित विधायक नीलांशु चतुर्वेदी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनको शपथ दिलवाई गई। और इसी के साथ ये जो जय श्री राम है इसके नारे विधानसभा में गूंजे हैं और उसके बाहर भी इस नारे की गूंज सुनाई पड़ी। दरअसल ये जो पूरा नारा था ये भी आपको याद होगा, जय श्री राम और लग गए काम, इस तरीके के नारे और इस तरह के पोस्टर कांग्रेस पार्टी ने तब लगवाए थे जब चित्रकूट उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, कांग्रेस प्रत्याशी की, और बीजेपी की इसमें करारी हार हुई थी, बावजूद इसके कि वहां पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धुआंधार प्रचार किया था, लगातार प्रचार किया था। तो इस प्रचार के बावजूद और इस मेहनत के बावजूद, मंत्रियों की प्लानिंग के और देरे के बावजूद वहां पर चित्रकूट उपचुनाव में बीजेपी की हार को कांग्रेस पार्टी ने एक नारे से, स्लोगन से जोड़ा था, जय श्री राम लग गए काम, और इसको यह भी बताया था कि आने वाले वक्त में ये शुरुआत हो गई। बीजेपी ने इसको कंडेम किया था। तो आज जब नीलांशु पहुंचे, उन्होंने शपथ ली, तो एक बार फिर से सिर्फ जय श्री राम की गूंज हुई है। पारे साहब, हमको लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो जय श्री राम है, जैसे हम देख रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, खुद प्रधानमंत्री साहब ये बात कहते हैं कि ना तो गांधी जी पर, ना तो नेहरू जी के ऊपर, ना सरदार पटेल के ऊपर, किसी के ऊपर कांग्रेस का एकाधिकार नहीं, ये सारे महापुरुष हैं और हम सबके। अब ऐसे ही ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जवाब इस पर ये है कि जय श्री राम के नारे या मंदिरों पे जाना ये सब आपका अधिकार नहीं, हमारा भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश में जो हुआ विधानसभा के अंदर, मुझको इसमें क्या एक व्यंग ज़्यादा नज़र आता है कि आप जय श्री राम, अच्छा, और श्री राम जो है वैसे भी चित्रकूट में रामचरितमानस में आप जानते हैं कि राम वहाँ पर दर्शन भी दिए थे तुलसीदास को, तो वो एक उस तरह, उस नज़रिए से भी आप देखेंगे ना तो वो उसको चिढ़ाने के लिए बीजेपी को, इसलिए भी वहाँ पर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। और दूसरी चीज़, अगर इसको आप दूसरे नज़रिए से देखें तो कांग्रेस के ऊपर जो ये आरोप लगता आया है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, उसको अपने आप को हिंदू कहलाने में थोड़ा सा गुरेज है। दरअसल ऐसा नहीं है, कांग्रेस इससे बचती आई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस हिंदुओं के साथ नहीं है या उसे हिंदू कहने में कोई तकलीफ होती है। अपनी इस छवि को तोड़ने का प्रयास भी कांग्रेस निरंतर कर रही है। अभी आप गुजरात में भी देखिएगा कि राहुल गांधी मंदिर गए, बीजेपी का ये कहना कि अब तुमको राम याद आ रहा है, तो ठीक ऐसा ही कांग्रेस भी कहती है कि तुम महात्मा गांधी को आपने स्वच्छता का प्रतीक बनाया, हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल आप हमसे छीन कर ले गए। इसके पहले भी मध्य प्रदेश, इसलिए मैंने कहा ना कि ये प्रयास आप देख सकते हैं। तो भाई महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, वो किसी एक पार्टी की नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के राष्ट्रपिता नहीं है, वो हम सबके राष्ट्रपिता हैं। और जो हमारे राष्ट्र पुरुष हैं वो सबके राष्ट्र पुरुष हैं, उनकी जयकार तो कोई भी लगा सकता है और जय श्री राम तो कोई भी बोल सकता है। मैं आपको उदाहरण बताऊं, कमलनाथ बहुत बड़े नेता हैं, अभी पिछले 2-3 साल पहले उन्होंने एक विशाल हनुमान जी की प्रतिमा छिंदवाड़ा में बिल्कुल याद है मुझे, और बहुत बड़ा भव्य भंडारा किया था और उसमें जब जो छिंदवाड़ा सजाया गया था जिस तरह से, उसको देखकर ऐसा लगता था कि ये किसी विश्व हिंदू परिषद का भव्य आयोजन है। तो बाद में ये समझ में आया कि ये तो कमलनाथ जी करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू कहलाने में कोई दिक्कत नहीं कह सकते हैं पारे साहब कि ये सब कुछ जो है एक जवाब देने की प्रोसेस के तहत भी देखा जा सकता है। और साथ में ये कटाक्ष तो है ही कि साहब आपने तमाम मेहनत कर दी, लेकिन इसके बावजूद जो है जीत आपकी नहीं हुई और जीत हमारी, और इसलिए वो नारा और उसका एक अंश आज भी सुनाई पड़ा। वैसे एक खबर जो हमको सुनाई पड़ी है वो आप तक जरूर पहुंचा दे, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आपको याद होगा साल भर पहले नोटबंदी के बाद में 2 नए नोट मार्केट में आए, एक 500 का और एक 2000 का। 500 का नोट तो आपने भी देखा था, लेकिन 2000 नोट के बारे में आरबीआई ने अब ये घोषित कर दिया है कि साहब हमने उसकी छपाई अब बंद कर दी, क्योंकि चिल्लर की बड़ी दिक्कत होती थी, छुट्टे की बड़ी समस्या होती थी, तो हमने वो बंद कर दिया है। लेकिन वो जो नोट मार्केट में है वो चलते रहेंगे, मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप उसको रखिए, वो चलन में रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन नए नोट जो हैं वो चलन में नहीं आएंगे। नए नोटों की छपाई इस मामले में फिलहाल बंद कर दी गई, यानी 2000 के नए नोट छपेंगे नहीं, मार्केट में चलते रहेंगे। इसीलिए डोंट पैनिक, डरने की जरूरत नहीं। मतलब एक साल में जितने नोट हैं वही मार्केट में घूमते रहेंगे। देखिए, ये तो जब ये नोटबंदी हुई थी तो बेसिक जो लक्ष्य था ना वो
एक तो नोट बंद करना तो था ही, साथ में पूर्ति करना था। साथ में 1000 रुपए के नोट को बंद करना भी था। तो अगर मान लीजिए वो 1000 का नोट बंद करते और सिर्फ 500 पे, तो नोटों की छपाई अतिरिक्त करनी पड़ती। तो इसलिए वो 2000 का नोट एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लाया गया। ठीक है। तो ये उसी समय से माना जा रहा था कि आज नहीं तो कल 2000 के नोट बंद होंगे। तो पूरी तरह से बंद ना करके धीरे धीरे वो चलन से चले जाएंगे। तो जिस किसी के पास भी 2000 रुपए का नोट है, हम पहले भी बोलते थे कि ये 2000 का नोट ज्यादा दिन चलेगा नहीं, इसको जितना आप लोगों ने संभाल के रखा है ना, इसको आप बाहर कर दीजिए। हालांकि साहब देखिए, ऐसा है जिसको विरोध करना होगा उस पर भी करेगा कि जिसके पास में 1000 के नोटों में जमा मनी थी वो अब 2000 के नोटों में जमा है और वो उन्हीं के पास रहेगी, अब नए नहीं छपेंगे। ये बड़ी बात है। सुप्रीत, आप कुछ बताने वाली थी, कोई डर रहा था? सनी लियोनी को किसी ने डराया था? हाँ बिल्कुल, सनी लियोनी हम सब जानते हैं, जब भी हमेशा वो सुर्खियों में तो बनी ही रहती है, लेकिन इस बार जो वो अपने एक वीडियो को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। हर बार हम सनी लियोनी का जब भी नाम सुनते हैं हम सोचते हैं कि कोई बोल्ड सीन को लेकर वो सुर्खियों में है या कोई उनकी कोई मूवी आ रही है, आइटम सॉन्ग आ रहा है, लेकिन खुद उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर एक वीडियो डाला है उनका आमना सामना हुआ एक सांप से, और उसके बाद क्या होता है ये रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। सांप नाम सुनते ही अच्छे के होश फाख्ता हो जाते हैं, लोग दहशत में आ जाते हैं। सोचिए अगर अचानक से कोई सांप आप पर आ जाए तो। ऐसा ही हुआ सनी लियोनी के साथ। जब सांप उनकी गर्दन पर पहुंच गया तो दहशत के मारे सनी छटपटाने लगी, वो उछल पड़ी। देखिए कैसे। सनी को जब पता चला कि ये वाकया प्रैंक था, एक मजाक था, तब जाकर सनी की जान में जान आई। दरअसल ये वीडियो फिल्म के सेट का है, जिसे खुद सनी लियोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में साफ दिखाया गया है कि सनी कुर्सी पर बैठकर गौर से कुछ पढ़ने में बिजी थी और उनके कान और कंधे पर अचानक सांप आ जाता है। उसे देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं और वो पेपर फेंक कर कूद पड़ी और काफी जोर से दूर तक भागी। दरअसल सेट पर सनी को बिजी देखते हुए टीम को उनके साथ मस्ती करने की सूझी और वो सनी के कान और कंधे पर सांप ले गए। लेकिन सनी ने जल्दी इस मजाक का बदला भी लिया। वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। तो देखा आपने, सनी ने सांप से डराने वाले अपने साथी से किस तरह बदला लिया। सेट पर सनी और उनके साथियों की मस्ती की ये दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और यूजर्स तरह तरह के कमेंट और लाइक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो साहब ये है सनी की मस्ती, एक ने सनी के साथ मस्ती की और उसका जवाब भी सनी ने दे दिया। चलिए, तो आप भी इन वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। हमने आप तक ये वीडियो पहुंचा दिया, अगर आप चाहें दोबारा देखना तो आप इनको देख सकते हैं, साइट के ऊपर ये काफी ट्रेंड कर रहे हैं। चलिए, एक खबर है जो थोड़ी सी सीरियस है और वोल्केनो को लेकर के, ज्वालामुखी को लेकर के है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बाली में एक ज्वालामुखी अचानक से सक्रिय हो गया है, जिसको लेकर के रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। आपदा निवारण एजेंसी ने बाली द्वीप के माउंट अगुंग ज्वालामुखी के फिर से एक्टिव होने, सक्रिय होने के बाबत एक सतर्कता जारी की है। 8 से 10 किलोमीटर का दायरा इसको खाली करने को कहा है। एजेंसी की तरफ से कहा गया कि पर्वत की चोटी के 12 किलोमीटर दूर तक राख हवा में उठ सकती है। कभी कभी कमजोर विस्फोटों की आवाज आपको आ सकती है, रात में लपटें दिख सकती हैं, संभावित विस्फोट हो सकते हैं और इसीलिए जो 8 से 10 किलोमीटर है इसको आप खाली कर दीजिए, इसको आप दूर तक आप छोड़ दीजिए। ये एक खबर है इस समय बाली, इंडोनेशिया से। एक और एक इंपॉर्टेंट खबर है, दरअसल रोबोट को लेकर के आपकी हमारी क्यूरियोसिटी हमेशा से रहती है। तो एक रोबोट पिछले दिनों सुर्खी में आया था, हमने भी आपके साथ में साझा किया था। ये रोबोट जो थी, दरअसल नागरिकता इसको मिल गई थी सऊदी अरब की, और इस रोबोट के बारे में नाम इसका सोफिया, आपने सुना होगा। ये लोगों के सवालों का जवाब देती नजर आई थी। लेकिन अब एक नया रोबोट है जो आर्टिफिशियल बुद्धि का राजनेता बना है। इसका भी नामकरण किया है। 2020 में न्यूजीलैंड में आम चुनाव में इसको उतारने की तैयारी है। ये समस्याओं पर अपनी बात रखता है, आवास, शिक्षा और स्थानीय मुद्दों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और इसे निक गैरेटसन ने इसको बनाया है। कृत्रिम बुद्धि वाला राजनीतिज्ञ फेसबुक मैसेंजर के जरिए लोगों की प्रतिक्रियाओं का ये जवाब दे रहा है।
और ये बड़ा ही कुशल राजनेता है और इसका भी एक नामकरण किया गया, इसको भी एक नाम दिया गया है। तो ये तो दो बड़ी खबरें हो गई। सुप्रीत, एक और खबर है जो मिस यूनिवर्स को लेकर के, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जब से मिस वर्ल्ड भारतीय सुंदरी बनी है तब से हमारी उम्मीदें थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन मिस यूनिवर्स 2017 का ऐलान हो चुका है और ये तो साहब 4 की चौकल्लस में जो खबरों का डेली डोज है आपकी चाय के साथ में, हमारा ये जो 4 लोगों का जो मिलना होता है और हम मिल करके आपके साथ में खबरों के तमाम ब्राइट एंगल और जो डार्क एंगल इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इनका विश्लेषण और एक्सपर्ट के साथ में चर्चा और पैकेजिंग, ये सब तो आप देखेंगे प्राइम टाइम में। आज के लिए 4 की चौकल्लस में बस इतना ही, इस प्रॉमिस के साथ कि कल फिर मिलेंगे इसी वक्त शाम को 4 बजे। हम 4 लोग मिलकर 4 की चौकल्लस में आपका साथ देंगे। आप भी हमारे साथ में जुड़िएगा। मिलते हैं प्राइम टाइम।